कहानी की शुरुआत में हम एक मछुआरे को देखते हैं जिसका नाम सोलोमन है। सोलोमन का एक छोटा परिवार है जिसमें उसकी पत्नी, उसके दो छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा शामिल है जिसे सोलोमन पढ़ाकर डॉक्टर बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि उसका बेटा उसकी तरह मछुआरा बने, लेकिन सोलोमन बहुत गरीब है। एक दिन जब उसका बेटा स्कूल से छुट्टी पर होता है, वह उसे घर लेकर आ रहा होता है। रास्ते में वह अपने बेटे से कहता है, गरीबी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। दोनों यही बातें कर रहे होते हैं कि तभी सोलोमन देखता है कि एक आतंकवादी समूह के लोग गांव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह देखकर सोलोमन तुरंत अपने बेटे को लेकर गांव की ओर दौड़ता है और अपने घर पहुंचता है। वहां वह अपनी पत्नी और बाकी बच्चों से कहता है कि हमें तुरंत यह घर छोड़कर यहां से निकलना होगा, क्योंकि आतंकवादी हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं। वह अपने घर के पीछे की दीवार तोड़ता है और अपनी पत्नी और बच्चों को पीछे के रास्ते से बाहर ले जाता है। अब वह किसी तरह अपनी पत्नी और बच्चों को बाहर निकाल देता है, लेकिन वह खुद आतंकवादियों के हाथ लग जाता है। सोलोमन के गांव में आतंकवादी समूहों का अत्याचार बहुत आम था। वे बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे और कई लोगों को मार चुके थे। बहुत से लोग सरकार से भी नफरत करते थे, लेकिन आतंकवादी किसी भी ऐसे इंसान को मार देते थे जो सरकार का समर्थन करता था। अब आतंकवादी समूह का नेता लोगों के हाथ काट रहा था ताकि वे सरकार को वोट न दे सकें। जब सोलोमन की बारी आती है और एक आतंकवादी उसका हाथ काटने ही वाला होता है, तभी समूह का नेता उसे रोक देता है। इसीलिए वे लोग सोलोमन को एक जीप में बैठाकर उस जगह ले जाते हैं जहां कई मजदूर नदी में कच्चे हीरे ढूंढ रहे थे। ये लोग उन मजदूरों पर बहुत अत्याचार करते हैं और सोलोमन को भी हीरे ढूंढने के काम में लगा देते हैं। असल में यह आतंकवादी समूह इन्हीं कच्चे हीरों का कारोबार करता है। इन हीरों के बदले वे हथियार खरीदते हैं ताकि उनकी सेना मजबूत रहे और सरकार से लड़ सके। यहाँ गांव से पकड़े गए मजदूर नदी में कच्चे हीरे ढूंढने में लगे हैं और आतंकवादी उन पर बंदूक ताने खड़े हैं ताकि वे हीरे चोरी न कर सकें। समूह का नेता मजदूरों पर चिल्लाता है कि जो भी हीरा चुराने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। यहाँ सोलोमन भी मजदूरों के साथ हीरे ढूंढने में लगा है। तभी हम देखते हैं कि एक मजदूर को एक छोटा सा हीरे का टुकड़ा मिलता है। हीरा देखकर वह लालच में आ जाता है और नेता को देने के बजाय वह उसे अपने मुंह में छिपा लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए आतंकवादी समूह का नेता उसे देख लेता है। वह उस मजदूर को अपने पास बुलाता है और उससे हीरा मांगता है। अब मजदूर अपने मुंह से वह हीरे का टुकड़ा निकालकर नेता को दे देता है। हीरा लेते ही नेता तुरंत उस मजदूर को गोली मार देता है। यह देखकर सभी मजदूर डर जाते हैं और सोलोमन भी यह सब देख रहा होता है। अब सीन कट होता है और हम इस कहानी के मुख्य किरदार डैनी को देखते हैं, जो हेलीकॉप्टर से इन आतंकवादियों के समूह के पास आता है। वह इन लोगों से कैप्टन जीरो के बारे में पूछता है और ये लोग डैनी पर बंदूक तानकर उसे कैप्टन जीरो के पास ले जाते हैं। वे कैप्टन जीरो के पास पहुंचते हैं। समूह का कैप्टन कुछ हीरे डैनी को देता है और बदले में बंदूकें मांगता है। डैनी कहता है, ठीक है, तुम्हें बंदूकें मिल जाएंगी। असल में डैनी एक तस्कर है जो इन लोगों को हीरों के बदले बंदूकें देता है। डैनी कई सालों से इन हीरों की तस्करी करता आ रहा है और इसमें बहुत माहिर है। वह हमेशा पुलिस को चकमा देकर बॉर्डर पार कर जाता है। इस बार वह कुछ बकरियां लेकर जाता है और उन हीरों को एक बकरी की खाल के अंदर छुपा देता है। बॉर्डर पार करते समय पुलिस उसे पकड़ लेती है। डैनी सोच रहा था कि वह पुलिस को चकमा देकर निकल जाएगा, लेकिन आज उसकी किस्मत उसके साथ नहीं है। पुलिस उन बकरियों की तलाशी लेती है और उन्हें हीरे मिल जाते हैं। डैनी पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। वहीं हम फिर कच्चे हीरे वाली जगह देखते हैं जहां सारे मजदूर हीरे ढूंढ रहे हैं। सोलोमन भी हीरे ढूंढ रहा है। तभी उसके हाथ एक बहुत बड़ा हीरा लग जाता है। हीरा देखकर सोलोमन की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा हीरा था। अब सोलोमन सोचता है कि यह हीरा गिरोह के नेता को दे या नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उस नेता ने एक आदमी को छोटे से हीरे के टुकड़े के कारण मार दिया था। डर के कारण सोलोमन सोचता है कि यह हीरा नेता को दे दे, लेकिन फिर उसे लगता है कि मैं इस हीरे से अमीर बन सकता हूं। इत्तेफाक से उसी वक्त पानी पंप करने वाला मोटर खराब हो जाता है, जिससे वहां तेज पानी फूटने लगता है और सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। मौका देखकर सोलोमन उस बड़े हीरे को उठाता है और उसे अपने पैरों की उंगलियों के बीच छुपा देता है। अब सोलोमन समझता है कि अगर उसने हीरे को जल्दी से नहीं छुपाया तो वह पकड़ा जाएगा और चोरी के आरोप में मार दिया जाएगा। अब सोलोमन चालाकी दिखाते हुए एक आतंकवादी से कहता है कि उसे बाथरूम जाना है। आतंकवादी उसे जाने देता है, लेकिन जैसे ही सोलोमन जाने ही वाला होता है, गिरोह का नेता उसके पास आता है और उसकी तलाशी लेने लगता है। सोलोमन सोचता है कि अब वह पकड़ा जाएगा, लेकिन नेता बहुत बारीकी से चेक करने के बाद भी कुछ नहीं पाता, क्योंकि सोलोमन ने हीरे को बहुत सुरक्षित जगह छुपाया था। अब गिरोह का नेता भी सोलोमन को जाने देता है। सोलोमन उनसे दूर जाकर झाड़ियों में बैठता है, जहां वह हीरे का टुकड़ा निकालकर उसे एक गड्ढे में दबाने वाला होता है। तभी वही गिरोह का नेता पीछे से आकर सोलोमन पर गोली चलाता है और कहता है, हीरा मुझे दे दो, ज्यादा चालाकी मत दिखाना, नहीं तो मार दिए जाओगे। अब सोलोमन उसे हीरा देने ही वाला होता है, तभी वहां देश की सेना पहुंच जाती है और उन पर हमला कर देती है। जो नेता सोलोमन से हीरा मांग रहा था, वह बुरी तरह घायल हो जाता है।
सोलोमन जल्दी से हीरा एक गड्ढे में छुपा देता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी सेना उसे आतंकवादी समझकर पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। ये वही जेल है जहां डैनी भी रखा गया था। डैनी वहां मौजूद है। फिर गार्ड स्ट्रेचर पर एक बुरी तरह घायल आदमी को अंदर लाते हैं, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आतंकवादी नेता है जिसने सोलोमन के पास बड़ा हीरा देखा था। वह सोलोमन को देखकर चिल्लाता है, मेरा हीरा वापस दे दो जो तुमने मुझसे चुराया था। यहाँ गिरोह का नेता कहता है, वह सोलोमन के आसपास मौजूद कैदियों से कहता है कि इस आदमी के पास बहुत बड़ा हीरा है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा हीरा कभी नहीं देखा। जो भी सोलोमन से मेरा हीरा ले आएगा मैं उसे $10,000 दूंगा। पैसों की बात सुनकर सभी कैदी सोलोमन की तरफ देखने लगते हैं। डैनी भी यह सब देख रहा होता है और सोलोमन समझ जाता है कि ये लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वह गुस्से में उस आतंकवादी समूह के लीडर पर चिल्लाता है कि मेरे पास कोई हीरा नहीं है। वह अपने कपड़े उतारकर कहता है, देखो ढूंढ लो कहाँ है हीरा। ऐसा करके सोलोमन वहां मौजूद सभी कैदियों को जवाब दे देता है, लेकिन डैनी को नहीं। डैनी समझ जाता है कि सोलोमन के पास सच में बहुत बड़ा हीरा है। कई दिन जेल में बीत जाते हैं और अपना अपराध भुगतने के बाद डैनी रिहा कर दिया जाता है। वह बाहर जाकर अपने दोस्त से मिलता है और उसे बताता है कि जेल में सोलोमन नाम का एक आदमी है जिसके पास बहुत बड़ा हीरे का टुकड़ा है। हमें उसे भी जेल से बाहर निकालना पड़ेगा ताकि हमें उस हीरे के बारे में पता चल सके। डैनी का दोस्त उससे कहता है कि सोलोमन को जेल से निकलवाने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमें पैसे की जरूरत होगी। डैनी कहता है, पैसा चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। डैनी कहता है, पैसों की चिंता मत करो, मैं कुछ कर लूंगा। डैनी कुछ दिनों तक एक होटल में रहता है और हम देखते हैं कि डैनी अपने नकली दांत में से एक दांत निकालता है और उसमें से एक हीरा निकालकर मार्केट में बेच देता है, और वह उस पैसे में से कुछ अपने दोस्त को देता है ताकि सोलोमन को जेल से निकलवाया जा सके। असल में डैनी को सोलोमन से कोई हमदर्दी नहीं थी। दरअसल वह उस हीरे को सोलोमन से पाना चाहता था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सोलोमन भी जेल से रिहा हो चुका है। जैसे ही वह जेल से बाहर आता है, उसका एक दोस्त उसके पास आता है और उसे कुछ पैसे और डैनी का कॉन्टैक्ट देता है और कहता है, डैनी से संपर्क करो। लेकिन सोलोमन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। डैनी से संपर्क करने के बजाय वह अपने परिवार को ढूंढने लगता है। उधर डैनी एक बार में जाता है जहां उसकी मुलाकात मैडी नाम की एक लड़की से होती है। डैनी को मैडी पसंद आने लगती है, लेकिन बातचीत के दौरान जब डैनी को पता चलता है कि मैडी एक रिपोर्टर है तो डैनी यहाँ से जाने लगता है। रिपोर्टर पहले से जानती थी कि डैनी एक हीरा स्मगलर है और अब रिपोर्टर डैनी के पीछे जाती है और हीरे की स्मगलिंग के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। रिपोर्टर डैनी के पीछे जाती है और हीरे की स्मगलिंग के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। रिपोर्टर डैनी से रोलेक्स नाम के एक आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन डैनी उसे रोलेक्स के बारे में कुछ नहीं बताता। असल में रोलेक्स अमेरिका का सबसे बड़ा हीरा कारोबारी है। उधर हम सोलोमन को देखते हैं जो एक रिफ्यूजी कैंप में जाता है और अपने परिवार को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां उसे अपने परिवार में से कोई नहीं मिलता। वह उस लिस्ट को भी देखता है जो वहां लगाई गई थी, लेकिन उस लिस्ट में भी सोलोमन के परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। असल में सोलोमन के परिवार को एक आतंकवादी समूह ने पहाड़ी इलाके में छिपा दिया था, लेकिन फिर वह आतंकवादी समूह बाहर आया और वे कई लोगों को अपने साथ ले गए। उन्हीं में से एक सोलोमन का बेटा था। आतंकवादी समूह उन बच्चों को अपने बेस पर ले गया जहां आतंकवादी उन बच्चों को ब्रेन वॉश करते थे। वे बच्चों को सिखाते थे कि कैसे गोली चलानी है और लोगों को मारना है। वे बच्चों को ड्रग्स के इंजेक्शन भी देते थे ताकि वे उनके लिए बुरे काम कर सकें। अब यहाँ हम डैनी को देखते हैं। एक आदमी उसके पास आता है और वह आदमी एक नोट पकड़ता है और कहता है कि कर्नल ने तुम्हें बुलाया है। उसके बाद वह कर्नल के पास जाता है। असल में डैनी कर्नल के पास जाता है। वह कहता है, मैं कर्नल के पास जा रहा हूँ, और फिर वह कर्नल के पास चला। डैनी कई सालों तक कर्नल की प्राइवेट आर्मी टीम में ड्यूटी कर चुका था, लेकिन अब डैनी ने प्राइवेट आर्मी की नौकरी छोड़ दी है। कर्नल एक बहुत ही बेरहम इंसान है जो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, और कर्नल ने डैनी को इसलिए बुलाया था क्योंकि अब कर्नल को भी उस हीरे के टुकड़े के बारे में पता चल गया था। कर्नल डैनी से कहता है कि पिछली बार तुम्हारी वजह से मेरे बहुत से हीरे खराब हुए थे, इसलिए अब तुम वही बड़ा हीरा मुझे लाकर दोगे। असल में पिछली बार जब डैनी बकरियों के बीच हीरे छुपाकर बॉर्डर क्रॉस करते पकड़ा गया था तो उन हीरों में कर्नल का भी हिस्सा था। इसीलिए कर्नल डैनी से कहता है कि तुम मेरे कर्जदार हो। असल में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डैनी कर्नल के लिए काम करता है। कर्नल डैनी को हथियार देता है और डैनी वे हथियार आतंकवादी समूह को सप्लाई करता है। बदले में डैनी उन आतंकवादियों से हीरे लेता है और वे हीरे कर्नल को देता है, और कर्नल वे हीरे अमेरिका के सबसे बड़े डायमंड व्यापारी रोलेक्स को देता है। इसी तरह इनका पूरा गैर कानूनी कारोबार चलता है और इस गैर कानूनी व्यापार में बहुत से निर्दोष लोग अपनी जान खो देते हैं। अगले सीन में हम डैनी और सोलोमन को देखते हैं। डैनी सोलोमन से कहता है कि तुम्हारे पास जो बड़ा हीरा है उसका आधा हिस्सा मेरा है क्योंकि मैंने ही तुम्हें जेल से निकलवाया है। लेकिन सोलोमन डैनी की बात को अनदेखा करता है और कहता है कि मेरे पास कोई हीरा नहीं है। डैनी सोलोमन से कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली से दोबारा मिलना चाहते हो तो इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। मुझे उस हीरे के बारे में बताओ जो तुम्हारे पास है, बदले में मैं तुम्हें फैमिली से मिलवाऊंगा और ढेर सारा पैसा भी दूंगा। ये सुनकर सोलोमन उलझन में पड़ जाता है कि उसे उस हीरे के बारे में बताना चाहिए या नहीं। उसी वक्त वहां आतंकवादी हमला कर देते हैं। वे गोलियां चलाने लगते हैं जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। डैनी, जो पहले एक सैनिक था, सोलोमन को बचाते हुए उसे वहां से दूर ले जाता है जहां शरणार्थी शिविर था। अब वही रिपोर्टर भी वहां आ जाती है।
डैनी रिपोर्टर से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें हमें सोलोमन के परिवार को ढूंढने में मदद करनी होगी, क्योंकि तुम रिपोर्टर हो और तुम्हारे पास सभी डेटा है। रिपोर्टर डैनी की बात सुनती है और वह सोलोमन और डैनी को हेलीकॉप्टर से एक ऐसी जगह ले जाती है जहां दूसरा शरणार्थी कैंप है। जब सोलोमन उस शरणार्थी कैंप के पास जाता है तो वह अपनी फैमिली को देख लेता है। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और सोलोमन की पत्नी भी बहुत खुश होती है। लेकिन जब सोलोमन को वहां अपना बड़ा बेटा नहीं दिखता तो वह अपनी पत्नी से पूछता है, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? तब उसकी पत्नी रोते हुए कहती है कि आतंकवादी समूह उसे अपने साथ ले गया। यह सुनकर सोलोमन बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। तभी वहां की सुरक्षा उसे बाहर निकाल देती है, कहते हुए कि उसका नाम शरणार्थियों की सूची में नहीं है। अब तीनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। सोलोमन को अपनी फैमिली को बचाने का और कोई रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वह डैनी से कहता है, मैं तुम्हें उस हीरे का पता बता दूंगा, लेकिन जो भी पैसा आएगा उससे तुम मेरे बेटे को उन लोगों से मुक्त कराने में मेरी मदद करोगे। यहाँ डैनी मान जाता है। अब वे लोग वहां जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान नहीं था क्योंकि वे आतंकवादी बहुत खतरनाक थे। यहाँ डैनी कहता है कि जिस आदमी के लिए मैं काम करता हूँ वह एक कर्नल है और उसके पास पूरी फौजी यूनिट है जो इन आतंकवादियों से लड़ सकती है, इसलिए हमें पहले उन्हीं के पास जाना चाहिए। डैनी की बात उन्हें ठीक लगती है। इसके बाद तीनों गाड़ी में बैठकर उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ता खोजने के बाद वे जंगल में पैदल चलना शुरू करते हैं। जंगल बहुत घना था और कई घंटों तक चलने के बाद वे रास्ता भटक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाएं। तभी जंगल के लोग सामने आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन रिपोर्टर उनकी भाषा में उनसे बात करती है और उन्हें भरोसा दिलाती है कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए तुम भी हमें कुछ मत कहना। इसके बाद वे लोग उनसे दोस्ती कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। फिर वे लोग उन्हें अपनी जगह पर ले जाते हैं जहां वे कुछ देर आराम करते हैं। अब यहाँ डैनी देखता है कि रिपोर्टर बहुत परेशान है। डैनी उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। तब रिपोर्टर कहती है कि अगर मैं चाहती तो एक शांत जिंदगी जी सकती थी, लेकिन मैंने वह रास्ता नहीं चुना क्योंकि दुनिया को बचाने का जुनून है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले जुल्म और गलत कामों को रोकना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ ऐसी दुख भरी कहानियां लिखते लिखते, क्योंकि इसका लोगों पर ज्यादा असर नहीं हो रहा। मैं अमीर लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो महंगे हीरे के गहने वे पहनते हैं, उस हीरे की कीमत किसी का हाथ या किसी की जान होती है। यह सच जानकर वे शायद उन गहनों को पहनना बंद कर दें, लेकिन इस सच को उजागर करने के लिए मुझे सबूत चाहिए और तुम मुझे वह सबूत दे सकते हो। अब यहाँ डैनी भी भावुक हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सारे सबूत दूंगा। इसके बाद डैनी उस रिपोर्टर को हीरों की अवैध तस्करी की पूरी जानकारी देना शुरू करता है। वह कर्नल के बारे में और अमेरिका के सबसे बड़े हीरा व्यापारी के बारे में भी बताता है। वह रिपोर्टर को बताता है कि अमेरिका के सबसे बड़े डायमंड बिजनेसमैन रॉलेक्स का कितना सारा काला धन है और रॉलेक्स ही इन हीरों की तस्करी और निर्दोष लोगों की मौतों के पीछे है। फिर रिपोर्टर डैनी से कहती है, इन सब बातों के सबूत दो। डैनी कहता है, मैं तुम्हें सबूत दूंगा, लेकिन जब मुझे उस बड़े हीरे का टुकड़ा मिल जाएगा। तब रिपोर्टर डैनी से पूछती है, क्या तुम वह हीरा सोलोमन से चुराने वाले हो? डैनी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वह हीरा मेरे लिए साउथ अफ्रीका छोड़ने का टिकट है, इसलिए मैं वह हीरा किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। अगली सुबह ये लोग एक मिलिट्री कैंप पहुंचते हैं और यह मिलिट्री कैंप किसी और का नहीं बल्कि उसी कर्नल का होता है जिसके लिए डैनी काम करता था। यह वही कर्नल का कैंप होता है। यहाँ डैनी की मुलाकात कर्नल से होती है। कर्नल डैनी से कहता है कि हमारी मिलिट्री में दोबारा शामिल हो जाओ, हम जल्द ही इन आतंकवादियों को खत्म करने वाले हैं। तब डैनी कर्नल को समझाता है कि इतना जल्दी हमला करेंगे तो वे सब भाग जाएंगे। डैनी कहता है कि पहले सोलोमन और मैं उस जगह जाएंगे, पूरी स्थिति समझेंगे और फिर मैं आपको संपर्क करूंगा। उसके बाद आप अपनी टीम के साथ हमला करना। कर्नल इस बात पर राजी हो जाता है। इसके बाद डैनी सीधे उस रिपोर्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि सोलोमन और मैं यहां से निकलने वाले हैं। हालांकि वह रिपोर्टर बहुत भावुक हो जाती है क्योंकि डैनी और रिपोर्टर अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। डैनी उस रिपोर्टर को एक डायरी देता है जिसमें रोलेक्स और उसके कच्चे हीरों के कारोबार की सारी जानकारी होती है। डैनी जाकर उस रिपोर्टर से कहता है कि जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगा। इसके बाद डैनी और सोलोमन उस जगह की ओर बढ़ना शुरू करते हैं जहां सोलोमन ने वह हीरा दबाया था। जंगल में कई घंटों तक सफर करने के बाद रात हो जाती है। जब दोनों जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तब वहां एक आतंकवादी समूह आ जाता है जिनमें कुछ बच्चे भी होते हैं जो उन पर बंदूकें ताने खड़े होते हैं और उन्हीं बच्चों में सोलोमन अपने बेटे को देखता है। जैसे ही वह अपने बेटे को देखता है सोलोमन खुद पर काबू नहीं रख पाता और वह अपने बेटे को बुलाने लगता है, लेकिन सोलोमन का बेटा अपने पिता को देख पाता इससे पहले ही दूसरे लड़के सोलोमन को देख लेते हैं और वे उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। दोनों वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और भागते भागते ये लोग झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। अब क्योंकि रात का समय है और पूरा जंगल अंधेरा है, जंगल के अंधेरे की वजह से वे लोग इन्हें ढूंढ नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। सुबह में डैनी सोलोमन को बुरा भला कहता है कि तुम्हारी आवाज की वजह से हमारी जान जा सकती थी। यहाँ सोलोमन डैनी से कहता है कि मैं अपने बेटे को देखकर खुद को रोक नहीं पाया। डैनी कहता है ठीक है, लेकिन यह गलती फिर मत करना। अब दोनों उस जगह की ओर बढ़ना शुरू करते हैं जहां हीरा है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद
सोलोमन अपना रास्ता बदल देता है। तब डैनी उसे गुस्से में रोकता है और कहता है कि हीरा तो इसी तरफ है, और सोलोमन डैनी से कहता है कि मुझे अपने बेटे को ढूंढना है और वह दूसरी तरफ है। इस पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को मारने पर उतर आते हैं, लेकिन फिर डैनी सोलोमन के सिर पर बंदूक तान देता है। सोलोमन कहता है कि मैं पहले से ही मरा हुआ हूं, अगर मारना है तो मार दो, मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे को ढूंढूंगा। यह सुनकर डैनी समझ जाता है कि वह सही जगह पर है। इसके बाद दोनों फिर से सुलह कर लेते हैं और दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वे उस जगह के बहुत पास पहुंच जाते हैं जहां सोलोमन ने हीरा छुपाया था। ये लोग दूर से उन लोगों पर नजर रखते हैं जहां मजदूर काम कर रहे होते हैं और आतंकवादी समूह के बहुत से लोग बंदूकें ताने खड़े होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि इस समय हमला करना सही नहीं है। जैसे ही रात होती है, सोलोमन उन आतंकवादियों के स्थान में घुसता है और अपने बेटे को ढूंढना शुरू करता है। यहाँ सोलोमन अपने बेटे को देखता है जो कुछ लड़कों के साथ ताश खेल रहा होता है। सोलोमन उसके पास जाता है और उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वह अपने पिता को धक्का देता है और पीछे हट जाता है और अपने साथियों से कहता है कि वह दुश्मन है। इसके बाद सभी लोग सोलोमन पर गोली चलाते हैं और सोलोमन को कैदी बना लेते हैं और उसे अपने कमांडर के पास ले जाते हैं। और यह कमांडर कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति होता है जो सोलोमन की वजह से घायल हुआ था। डैनी भी यह सब दूर से देख रहा होता है और वह समझ जाता है कि यही उन्हें मारने का एकमात्र मौका है। इसके बाद डैनी अपने कर्नल से संपर्क करता है और कहता है कि इस जगह पर तुरंत हमला करो। कर्नल सोलोमन को देखता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम हीरा ढूंढने यहाँ जरूर आओगे, और अब जब तुम आ ही गए हो तो वह हीरा मुझे ही दोगे। लेकिन सोलोमन हीरा देने से मना कर देता है। यह सुनकर कमांडर गुस्से में आ जाता है और वह सोलोमन के बेटे से कहता है कि अगर तुमने मुझे उस हीरे के बारे में नहीं बताया तो मैं यहीं पर तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। अब यहाँ सोलोमन अपने बेटे को बचाने के लिए उस हीरे का पता बताने ही वाला होता है। तभी कर्नल के लोग वहां आ जाते हैं। कर्नल के लोग हेलीकॉप्टर से नीचे मौजूद सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अब सोलोमन का बेटा बहुत डर गया होता है और वह गोली लगने ही वाला होता है। तभी डैनी आता है और उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ सोलोमन आतंकवादी समूह के कमांडर को मार देता है। कर्नल के लोग यहाँ मौजूद सभी आतंकवादियों को मार देते हैं और कर्नल के लोग पूरे इलाके पर अपना कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद कर्नल डैनी के पास आता है और उसे कहता है कि उस हीरे के बारे में बताओ। डैनी कहता है कि मैं उस हीरे के बारे में बताऊंगा, लेकिन हम उसे आधा आधा बांटेंगे। कर्नल तुरंत ही डैनी की बात मान लेता है। डैनी को यह देखकर शक होता है कि कर्नल इतनी आसानी से कैसे मान गया, क्योंकि कर्नल एक बेहद बेरहम इंसान है और पैसे के लिए किसी को भी मार सकता है। डैनी समझ जाता है कि हीरा मिलते ही कर्नल उसे और सोलोमन दोनों को मार डालेगा। अब डैनी सोलोमन के पास जाता है और उसके कान में धीमे से कहता है कि जैसे ही तुम हीरा बाहर निकालो तो कर्नल का ध्यान भटकाना, और मौके का फायदा उठाकर मैं कर्नल को गोली मार दूंगा। वह सोलोमन से कहता है कि अगर हमने यह नहीं किया तो हीरा मिलते ही कर्नल हमें मार देगा। सोलोमन इस बात पर सहमत हो जाता है। इसके बाद वे सभी उस जगह पर जाते हैं जहां सोलोमन ने हीरा छुपाया था। उस जगह पहुंचकर सोलोमन जमीन खोदना शुरू करता है जहां उसने हीरा दबाया था। जैसे ही सोलोमन हीरा निकालने वाला होता है, डैनी तुरंत कर्नल के साथियों पर हमला कर देता है। वह उनसे हथियार छीनकर उन्हें मार देता है। यहाँ डैनी कर्नल को भी गोली मार देता है, लेकिन इसी दौरान डैनी को भी गोली लग जाती है। अब सोलोमन हीरा निकाल लेता है और वह हीरा डैनी को देता है। जैसे ही वे यहां से निकलने वाले होते हैं, सोलोमन का बेटा डैनी के पास आता है और डैनी पर बंदूक तान देता है, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से झड़ से भर दिया गया था। सोलोमन उसे आवाज लगाता है, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन वह अपने पिता को पहचानने से मना कर देता है। फिर सोलोमन उसे उसकी माँ का घर और उसके भाई बहनों की याद दिलाता है। यह सुनकर सोलोमन का बेटा रोने लगता है और अपने पिता को गले लगा लेता है। तभी सेना के दूसरे लोग भी वहां आ जाते हैं, इसलिए ये लोग अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। रास्ते में डैनी अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे हेलीकॉप्टर लाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन वह यहाँ लैंड नहीं कर सकता, इसलिए हेलीकॉप्टर पहाड़ी की चोटी पर लैंड करेगा। थोड़ा आगे जाने के बाद गोली लगने की वजह से डैनी आगे चल नहीं पाता। तब सोलोमन उसे अपने कंधे पर उठा लेता है, लेकिन खून ज्यादा बहने के कारण डैनी कहता है कि अब मैं आगे नहीं जा सकता, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और डैनी अपनी जेब से हीरे का एक टुकड़ा निकालकर सोलोमन को दे देता है। सोलोमन कहता है कि मुझे लगा था तुम यह हीरा मुझसे चुरा लोगे। डैनी हंसकर कहता है, हाँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह हीरा वही है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। ये तुम्हारे बेटे का भविष्य है। तुमने मुझे कहा था कि तुम अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हो। यह सुनकर सोलोमन बहुत भावुक हो जाता है। डैनी न सिर्फ वह हीरा सोलोमन को देता है, बल्कि वह उसे उस रिपोर्टर के कांटेक्ट को भी दे देता है। साथ ही वह सोलोमन से उसकी बंदूक पकड़ते हुए कहता है कि कुछ ही मिनटों में वह हेलीकॉप्टर लेने आ जाएगा, लेकिन तुम उस आदमी पर बिल्कुल भरोसा मत करना। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो उसे सीधे गोली मार देना। अब सोलोमन और उसका बेटा हेलीकॉप्टर की तरफ ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी नीचे से कर्नल के लोग आ जाते हैं। तब डैनी सोलोमन और उसके बेटे को ढाल बनाकर कर्नल के लोगों को मार देता है। उसके बाद वह उस रिपोर्टर को कॉल करता है जिसे डैनी पसंद करने लगा था। डैनी की आवाज सुनकर रिपोर्टर बहुत खुश हो जाती है। डैनी रिपोर्टर से कहता है
कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मैंने सोलोमन और उसके बेटे को तुम्हारे पास भेज दिया है, तुम्हें उन्हें बचाना होगा। तब रिपोर्टर डैनी से पूछती है कि तुम्हें चोट लगी है क्या? डैनी कहता है, हाँ मुझे गोली लगी है, लेकिन मैं एक बहुत खूबसूरत जगह पर बैठा हूँ। मैं खुश हूं कि तुम यहाँ हो, मैं तुमसे मिला। इतना कहकर डैनी कॉल काट देता है और उसी जगह पर डैनी की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर आता है सोलोमन और उसके बेटे को लेने, और दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि सोलोमन लंदन पहुंच चुका है, जहां उसकी मुलाकात रिपोर्टर से होती है। रिपोर्टर सोलोमन से कहती है कि तुम्हें यह हीरा अमेरिका के सबसे बड़े डायमंड बिजनेसमैन रोलेक्स को देना होगा। रोलेक्स वही आदमी है जो यह पूरा खेल चला रहा है। उसने कई निर्दोष लोगों की जान ली है। डैनी और तुम्हारी हालत, इन सब का जिम्मेदार वही है। इसके बाद सोलोमन रिपोर्टर की बात मानकर रोलेक्स के पास जाता है, जहां सोलोमन रोलेक्स से डील करता है। सोलोमन रोलेक्स से कहता है कि तुम मेरी फैमिली मुझे वापस दोगे और मैं तुम्हें यह हीरा दूंगा। रोलेक्स मान जाता है और वह सोलोमन की फैमिली से उसकी मुलाकात कराता है, साथ ही उसे पैसों से भरा एक बैग भी देता है। और रिपोर्टर यह सब चुपके से कैमरे में कैद कर रही होती है। रिपोर्टर के पास रोलेक्स के खिलाफ और भी सबूत होते हैं जो उसे डैनी ने दिए थे। इसके बाद रिपोर्टर उन सबूतों के आधार पर रोलेक्स के सभी कच्चे हीरों के गैर कानूनी बिजनेस को अपनी मैगजीन में छाप देती है। सरकार को जब रोलेक्स के इस काले व्यापार का पता चलता है तो सरकार रोलेक्स को गिरफ्तार कर लेती है। रिपोर्टर दुनिया को सोलोमन और पूरी कहानी के बारे में बता देती है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि सोलोमन एक कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहां बड़े बड़े नेता मौजूद होते हैं। वह सब सोलोमन का स्वागत करते हैं और तालियां बजाते हैं, और सोलोमन सभी के बीच खड़ा होकर मैगजीन में छपी डैनी की तस्वीर देखता है। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को